डियर स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है जिसका नाम है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, या इसे हम रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इससे पहले जो इक्वेशन हमने पढ़ी वो पढ़ी थी हमने आइडियल गैस इक्वेशन, यानी PV इज इक्वल टू NRT। ये PV इज इक्वल टू NRT जो है ना, ये अप्लाई होती है आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैसेस के लिए परफेक्ट इक्वेशन है, लेकिन रियल गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, या मैं बोलूंगा इसको ओबे नहीं करते। ओबे क्यों नहीं करते, उसकी वजह है, देखो आइडियल गैस में कुछ फॉल्टी एजम्पशंस हैं। वो फॉल्टी एजम्पशंस क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। देखो आइडियल गैस में हम कहते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम रहता है, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, वो हम लेते हैं नेग्लिजिबल। क्या लेते हैं? नेग्लिजिबल। आइडियल गैस कंडीशंस में यानी हम वहां पे कहते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज फ्री स्पेस, और गैस मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो हम लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। इस पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं, वो हम कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। ये कहां पे करते हैं? ये हम करते हैं ऐसा आइडियल गैसेस में। और दूसरा जो है वहां पे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेते हैं जीरो। हम कहते हैं जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नो, यहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स में। ऐसा हम आइडियल गैस की कंडीशंस में देखते हैं, या आइडियल गैसेस के लिए ये रूल्स हम अप्लाई करते हैं, ये एजम्पशंस हम लेते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए, जो रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस के लिए ये जो इक्वेशन है ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है, ये डायरेक्ट क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि अगर हम रियल गैसेस देखेंगे, रियल गैस में रियलिटी में अगर हम देखेंगे, रियलिटी में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, इनका अपना कोई वॉल्यूम रहता है, यानी इनका कोई वजूद रहता है। हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करते। क्यों नेग्लेक्ट नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में LPG गैस है। LPG में क्या करते हैं हम? LPG में हम गैस को प्रेस करते हैं, यानी गैस जो ना प्रेस हो जाता है। प्रेस करने के बाद में वो गैस मॉलिक्यूल्स एक ही जगह जमा हो जाते हैं, मैं बोलूंगा ऐसे कंप्रेस हो जाते हैं, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। क्लियर? अब ये जो लिक्विड बन गया है गैस, इसका तो वॉल्यूम होगा, इसका कोई अपना वॉल्यूम है। इसलिए हम रियलिटी में जो गैसेस है ना, उनका वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये लिक्विफाई तब तक नहीं होंगे जब तक नहीं गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन आइडियल गैस कंडीशंस कहती हैं कि गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ना। आइडियल गैस में क्या कहता है कि आइडियल गैस कंडीशन कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। लेकिन रियल गैसेस में अगर हम देखेंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होता है, तभी तो गैसेस लिक्विफाई हो जाते हैं। आप नाइट्रोजन गैस को देखो, आप उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, इस तरह से मीथेन को लिक्विफाई कर सकते हैं, अमोनिया को लिक्विफाई कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो इसका मतलब गैसेस का अपना वॉल्यूम भी है, गैस मॉलिक्यूल्स का, और उनका खुद का अट्रैक्शन भी है। बात समझ में आया ना? यानी उनके बीच में, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, तभी तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं। अब ये जो है ना, ये वाला, दीज आर आइडियल कंडीशन, लेकिन दीज कंडीशंस आर रियल कंडीशन। रियलिटी में ऐसा होता है, ख्याली गैस जो ना ऐसी होती है, रियलिटी में गैसेस में ये चीजें होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन है, यानी PV इज इक्वल टू NRT, वो आइडियल गैसेस के लिए ओके है, ओके, लेकिन रियल गैसेस के लिए 100% फिट नहीं बैठता। एक मॉडल है, हम यूज कर सकते हैं एज मॉडल, लेकिन ये रियल गैसेस इस इक्वेशन को ओबे नहीं करते। तो इसका मतलब हमें जो है ना, हमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, हमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, यानी हमें इस इक्वेशन में करेक्शंस करने हैं। करेक्शंस आर रिक्वायर्ड, करेक्शंस आर रिक्वायर्ड।
कहां कहां पे करेक्शन करने इन दो एजम्पशंस में। एक तो हमें वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा, दूसरा हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वॉल्यूम की, यानी वॉल्यूम में हम करेक्शन करेंगे सबसे पहले। समझ में आई ना बात? यानी ये इक्वेशन जो ना, इस इक्वेशन को अगर आप रियल गैसेस के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इसमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ेंगी। कहां कहां पे? एक तो वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। दूसरा हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये वाली करेक्शन। कौन सी? वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, देखो हमारे पास में मान लीजिए एक गैस है, ये है एक गैस इधर, राइट? रियल गैस की बात कर रहा हूं मैं, रियल गैस, राइट? इस गैस को मैं अगर इन मॉलिक्यूल्स को जमा कर देता हूं, जमा, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये एक जगह जमा होंगे, सपोज यहां पे जमा हो जाएंगे, ये हमने जमा कर दिए। तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। बात मेरी समझ लेना। और ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और इसमें जो ये फ्री स्पेस है ना, एक्चुअली हम कंसिडर करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस जो रहता है, वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स यानी वी गैस जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम इक्वल टू फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो स्पेस है ना, वो लेते हैं हम, उसी को हम एक्चुअली कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। अब उसमें हम अगर आइडियल कंडीशन में देखेंगे, आइडियल कंडीशन में तो हम ये नेग्लेक्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो ना इनको नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे, रियलिटी में आप इन मॉलिक्यूल्स को अगर एक जगह जमा करेंगे तो इनका अपना वॉल्यूम है, इनका अपना वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और ये जो बचती है ना स्पेस, इट इज कॉल्ड फ्री स्पेस, यानी ये बचता है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ गैस। पहले बात मेरी समझ लेना, वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स स्पेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, यानी फ्री स्पेस, ठीक। और ये जो वॉल्यूम है ना इन मॉलिक्यूल्स का, उनको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग है, गैस मॉलिक्यूल्स अलग है, और वॉल्यूम ऑफ गैस अलग है। वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स फ्री स्पेस। अब देखो, जब भी हम लेते हैं ना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी फ्री स्पेस मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्योंकि आइडियल कंडीशंस में हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। किसको नेग्लेक्ट करते हैं? इन मॉलिक्यूल्स को। हम कहते हैं कि इनका कोई वॉल्यूम है ही नहीं इसके कंपैरिजन में, इसीलिए हम वी गैस जो है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो लेते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि रियलिटी में इन मॉलिक्यूल्स का भी वॉल्यूम रहता है, तो फिर हमें इस फ्री स्पेस में, यानी जो गैस का वॉल्यूम है, इसमें करेक्शन करनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा कि हमारे पास में जो फ्री स्पेस अवेलेबल है वो कंप्लीट कंटेनर नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है, इतना हमें इसमें से निकालना पड़ेगा, यानी इतना हमें इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसको बोलूंगा मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलूंगा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। समझ में आया? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसको कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब अगर मैं आपसे पूछूं रियल गैसेस के लिए क्या वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर ले सकते हैं? नहीं। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स फ्री स्पेस, तो आप कहेंगे ये जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, ये बराबर होगा इस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, माइनस कर दो ये, टोटल कंटेनर में से जब ये माइनस कर देंगे तब इतना बचता है फ्री स्पेस। बात समझ में आया ना? तो मैं ये कहूंगा कि वी गैस, या मैं कहूंगा फ्री स्पेस, पहले फ्री स्पेस, फ्री स्पेस जो है हमारे पास में वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम कंटेनर माइनस करूंगा मैं, माइनस क्या करूंगा मैं? ये वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को हम दिखाते हैं बी से, याद रखना बी जो है ना, इट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये फॉर 1 मोल है, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल।
अब अगर मैं n मोल्स के लिए ले लूँ, n मोल्स के लिए ले लूँ, ये फ्री स्पेस यानी वॉल्यूम ऑफ गैस, तो मैं कहूँगा V गैस, याद रखना V गैस यानी फ्री स्पेस, वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस B। ठीक है, अगर मैं n मोल्स के लिए ले लूँ, फॉर n मोल्स, या मैं कहूँगा n मोल्स के लिए कितना लूँगा मैं, V गैस इज इक्वल टू V यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस n मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी ये गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है ना B मीन्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल, और NB मीन्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल ऑफ गैस। बात समझ में आ गई? शाबाश, इतना समझ लेना। अब देखो, आइडियल गैस में हम इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना लेते थे, हम लेते थे इनका वॉल्यूम जीरो वॉल्यूम, याद रखना। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही फ्री स्पेस का वॉल्यूम है, यानी ये जगह फ्री स्पेस, और वही गैस का वॉल्यूम है। लेकिन रियलिटी में हमने क्या देखा, रियलिटी में हमने देखा कि इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी B। अगर 1 मोल के लिए लेंगे और अगर n मोल के लिए लेंगे तो NB कहूँगा मैं इसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी अगर हम इस गैस को कंप्रेस करेंगे तो मैं इन मॉलिक्यूल्स को एक ही जगह जमा कर सकता हूँ, और जो वॉल्यूम ये मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं इसी को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक, समझ में आना? तो इसका मतलब गैस में जो फ्री स्पेस रहती है वो पूरी फ्री नहीं रहती है, बल्कि थोड़ी सी स्पेस जो ना वो मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं। इसीलिए जब हम वॉल्यूम करेक्शन लगाते हैं, यानी वॉल्यूम करेक्शन यानी करेक्टेड वॉल्यूम जो कहूँगा मैं, वॉल्यूम करेक्शन, वो मैं लिखूंगा, वो बराबर होगा V माइनस NB, यानी जो आपके कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से आप मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम पहले निकाल दो, तब आपको मिल जाएगा कौन सा, करेक्टेड वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? शाबाश। और B को क्या कहा मैंने, इसको कहते हैं हम को वॉल्यूम, और कहते हैं इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यानी ये वॉल्यूम है, इसमें ये गैसेस के दरमियान जो कंप्रेस करने के बाद में जो गैसेस के दरमियान ये फ्री स्पेस है ना, वॉइड्स वगैरह, ये सब इंक्लूड होता है। इसको मैं कह सकता हूँ इट इज इफेक्टिव वॉल्यूम, ये याद रखना। ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, ये इफेक्टिव वॉल्यूम है, इफेक्टिव वॉल्यूम, नॉट एक्चुअल वॉल्यूम। इट इज नॉट एक्चुअल वॉल्यूम, इट इज इफेक्टिव वॉल्यूम। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब हम वॉल्यूम के बदले में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V माइनस NB, वॉल्यूम के बदले, इतना याद रख लेना। इसके बाद में देखते हैं प्रेशर करेक्शन। देखो, आइडियल गैसेस में क्या कहता है, आइडियल गैस कहता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यानी वो डायरेक्ट इसके वॉल के साथ में कोलाइड कर सकते हैं, कभी भी आपस में कोलाइड कर सकते हैं। इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यानी कोई रोकने वाला नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब जो ये वॉल्स पे हमको प्रेशर दिख रहा है वही एक्चुअल प्रेशर है, क्योंकि पीछे किसी ने रोका नहीं, ये सीधा मॉलिक्यूल आया, इसके साथ टकराया और प्रेशर बनाया, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर। जो हमको दिखता है प्रेशर वही है। ये क्या था, आइडियल, तो प्रेशर इज इक्वल टू P लिखा हमने। लेकिन जब मैं रियलिटी में देखता हूं, रियलिटी में मॉलिक्यूल्स के बीच में, रियल गैसेस की कंडीशंस में अगर हम देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी मॉलिक्यूल जब इसको टकराने की कोशिश करता है ना, तो इस दौरान ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है, यानी मॉलिक्यूल आगे जा रहा है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करके पीछे खींचने वाले भी होते हैं। तो इसका मतलब यहां पे जो फोर्स है ना,
वो दो तरह का फोर्स है। एक वो फोर्स जो इस सरफेस पे लग रहा है, इस मॉलिक्यूल की वजह से जो सरफेस पे लग रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वहां पे जो प्रेशर बनता है वो हमें दिखता है। इसको मैं कहूंगा एक्सटर्नल प्रेशर या ऑब्जर्व प्रेशर। ठीक है, इसको कहूंगा मैं एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन कुछ फोर्स इस मॉलिक्यूल का यहां पे भी वेस्ट हो जाता है, जो यहां मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पीछे से खींच रहे हैं वापस, इसको टकराने नहीं देते। बात समझ में आए ना? तो इसका मतलब जो हमें दिखता है फोर्स, वो इसका एक्चुअल फोर्स नहीं है। इस बेचारे के पास में बहुत ताकत है, लेकिन आधी ताकत इसके अंदर ही जाया हो जाती है, यहाँ पे गैस कंटेनर में ही जाया हो जाती है। आधी ही ताकत वो यहाँ पे देता है। इस ताकत को बोलूंगा मैं, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है इसको मैं बोलूंगा इंटरनल प्रेशर यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल प्रेशर। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के पास में जो टोटल प्रेशर है, इसके पास में जो टोटल प्रेशर है, वो टोटल प्रेशर बराबर होगा ऑब्जर्व प्रेशर, यानी जो हमको दिखता है वॉल पे, वो वाला प्रेशर जो हमारा बैरोमीटर दिखाता है। दूसरा इंटरनल प्रेशर, यानी पी इंटरनल प्लस पी एक्सटर्नल, या पी ऑब्जर्व प्लस पी इंटरनल। यानी हम जो प्रेशर लिखते हैं वो सिर्फ ऑब्जर्व प्रेशर है, उसमें हमें ये ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जो करेक्टेड प्रेशर है उसमें एक तो प्रेशर प्लस करना पड़ेगा ये पी इंटरनल, यानी करेक्शन टर्म। वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, एक जो वॉल्यूम हमको दिखता है उसमें से माइनस करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। ठीक, बात समझ में आ गई? अब देखो, जितने ये मॉलिक्यूल, मान लीजिए यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल ये भी टकरा रहा है, ये भी टकरा रहा है, जितने मॉलिक्यूल इधर टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा, जितने मॉलिक्यूल्स पीछे खींचेंगे उतना अंदर वाला प्रेशर बनेगा। बात समझ में आ गई ना? और दूसरी बात, जितने मॉलिक्यूल्स यहां पे ज्यादा होंगे, चाहे ये वाले टकराने वाले या खींचने वाले, उतना ज्यादा अंदर वाला प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, उतना ज्यादा अंदर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? यानी अगर यहां पे एक मॉलिक्यूल है तो इंटरनल प्रेशर एक मॉलिक्यूल के साथ बनेगा, अगर 10 मॉलिक्यूल है तो 10 मॉलिक्यूल्स के साथ बनेगा। जितने मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा इंटरनल प्रेशर बनेगा, यानी उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे लगेगा। समझ में आया ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी इंटरनल है, पी इंटरनल यानी अंदर वाला जो प्रेशर है, ये अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन अंदर की जो अट्रैक्शन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर कौन से मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकता हूं मैं, कौन से मॉलिक्यूल्स, सपोज ये वाले जो टकरा रहे हैं उन पे भी डिपेंड करेगा ये पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं वो। दूसरा इनटू, या मैं बोलूंगा इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो वाले जो इसको पीछे खींच रहे हैं। सपोज ये पीछे खींचने वाले जो है ना, इनको नाम रखेंगे बी, और जो टकराने वाले इनको नाम रखेंगे ए। जितने ए ज्यादा होंगे उतना यहाँ पे इंटरेक्शन इनमें ज्यादा होगा, जितने बी ज्यादा होंगे उतना इनमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि जो पी इंटरनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन ए मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एन बी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और बात मेरी समझ में आ रही ना? अब चाहे आप इसको कुछ भी नाम दे दो, एक गैस में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी इसकी बारी है टकराने की, बाद में इसकी बारी आएगी टकराने की, तो ये पीछे खींचेगा, ये पीछे खींचेगा, यानी ये मॉलिक्यूल्स एक ही जैसे हैं। ये सिर्फ ए और बी जो है ना, ये दिखाने के लिए मैंने लिखा ताकि आपको समझ में आए कि इसमें आधे टकराते हैं, आधे पीछे खींचते हैं। क्लियर है? तो एक्चुअल में ये एक ही जैसे, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज एन बाई वी इंटू एन बाई वी, ऐसा भी लिख सकते पी इंटरनल। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। अब ये जो बात है, ये जो है ना, ये पी इंटरनल, ये ही करेक्शन टर्म है यहां पे। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे लिखूंगा मैं पी इंटरनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, या पी इज इक्वल टू
बात मेरी समझ लेना। यहां पे लगाऊंगा मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर, चलेगा? तो ये बन गया मेरा इंटरनल प्रेशर, यानी प्रेशर करेक्शन। बात मेरी समझ में आ गई। अब ये जो ए है ना, ए, इसको मैं कहूंगा अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट, अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट। ये इसका वैल्यू जो है ना वो डिपेंड करेगा कि अट्रैक्शन कितनी हो रही है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कितनी हो रही है। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो, अब जो मैं पी करेक्टेड लिखूंगा, करेक्टेड, जो पी करेक्टेड लिखूंगा, करेक्टेड प्रेशर, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा पी ऑब्जर्व्ड, ठीक, प्लस पी इंटरनल, प्लस पी इंटरनल। लेकिन पी इंटरनल किसके बराबर है? ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर। तो ये हो गया करेक्टेड प्रेशर। हमने वॉल्यूम करेक्शन की, हमने प्रेशर करेक्शन की। वॉल्यूम करेक्शन हमको मिला V माइनस एन के बराबर, और प्रेशर करेक्शन मिला हमें P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब देखो, अगर मैं आइडियल गैस लिखूं, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए लिखूंगा मैं PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन रियल गैसेस पे ये अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए मुझे करेक्टेड गैस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वहां पे क्या लिखूंगा मैं? P के बदले में लिखूंगा मैं, देखो P के बदले में लिखूंगा P करेक्टेड, वो किसके बराबर है? P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, यानी P ऑब्जर्व डिवाइड प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये होगा P के बदले में, ठीक। इसके बदले में इनटू करूंगा मैं V, लेकिन यहां पे जो V है ना, V, मुझे V जो है ना, ये वाला V लिखना पड़ेगा, करेक्टेड वाला V। ये वॉल्यूम जो वॉल्यूम करेक्टेड, वो किसके बराबर है? V माइनस एन बी, V माइनस एन बी, V माइनस एन बी, ये होगा PV इज इक्वल टू nRT। अब ये जो इक्वेशन है, इसको मैं कहता हूं ये है वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन, करेक्टेड इक्वेशन। ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहां तक तो क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि प्रेशर करेक्शन कहां से आया? मैंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नेग्लेक्ट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। वॉल्यूम करेक्शन आपको मैंने बताया, क्योंकि आइडियल गैस में वॉल्यूम नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लेक्ट नहीं करते। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है, ये है वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन फॉर n मोल्स, n मोल्स। यहां पे हमने n जो है ना, n इट इज नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम फॉर 1 मोल लिखेंगे, फॉर 1 मोल, याद रखना फॉर 1 मोल, तो n हर जगह 1 रखो, तो आपको मिल जाएगा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, सॉरी ये वी स्क्वायर है, ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो ये आपको मिल जाएगी ये इक्वेशन, ये फॉर 1 मोल, n मोल के लिए ये, 1 मोल के लिए ये वाली इक्वेशन। क्लियर? यहां तक तो साफ हो गया? शाबाश। अब देखो, यह अब हो गया P रियल, और ये है वॉल्यूम रियल, ये रियल प्रेशर रियल वॉल्यूम हो गया। अब क्लियर? तो ये है करेक्टेड वॉल्यूम और करेक्टेड प्रेशर। अब हम देखेंगे इसमें ये A क्या है और ये B क्या है। A एंड B, इन दोनों को हम कहते हैं वॉन्डर वॉल कांस्टेंट्स। ये है फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम करेक्शन, ठीक, और ये है फॉर प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। लेकिन दोनों क्या है? ये कांस्टेंट्स। बात मेरी समझ में आ गई। अब इन दोनों का हम देखेंगे कि यूनिट क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले लिखूंगा मैं यहां पे A, यहां पे लिखूंगा मैं B। इनके हम यूनिट्स देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? यूनिट्स। देखो A जो है ना, A यहां पे देखो, यहां पे A जो ये वॉल्यूम के, ये सॉरी प्रेशर के बदले में लिखा, यानी ये P इंटरनल के बराबर है ना। ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हमने लिखा था P
पी इंटरनल के बराबर, ये देखो पी इंटरनल इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पी इंटरनल यानी प्रेशर जो है वो लिखूंगा मैं बराबर ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, राइट। या मैं कहूँगा ये प्रेशर है, ये सब इधर ले जाए, मैं कहूँगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल स्क्वायर, ये बन गया बराबर ए की। अब प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है, वो है एटमॉस्फेयर एटीएम, और वॉल्यूम का है लीटर, ये लगा दो स्क्वायर, और नंबर ऑफ मोल उसका है मोल, है ना, मोल, और इसका लगा दो स्क्वायर। तो एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल स्क्वायर इसका यूनिट आ गया, किसका, ए का। अब देखते हैं हम बी। बी क्या है, बी देखो, बी है वॉल्यूम करेक्शन, यानी वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो हमने वॉल्यूम लिया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मैं दिखाऊंगा कौन सा वॉल्यूम है वो। देखो हमने यहाँ पे ये जो वॉल्यूम लिया ना, ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके बराबर लिया हमने, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी इसको बोलूंगा वी ही, यानी वी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वी मॉलिक्यूल्स, वो बराबर लिया था हमने किसके बराबर, एन बी के बराबर। तो इसका मतलब बी जो है वो बराबर होगा वी डिवाइड बाय एन, यानी लीटर पर मोल, ठीक। अब देखो ये होगा इसका यूनिट, इसका यूनिट्स हो गए। अब बी के बारे में और एक चीज बताऊंगा मैं, बी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो बताऊंगा मैं आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी। हमारे पास में जो गैस थी, गैस में से मैंने जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम, गैस मॉलिक्यूल्स को एक जगह जमा किया, फिर उनका वॉल्यूम जो हमने निकाला वो उसको लिखा हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये है बी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। लेकिन मैंने ये कहा कि ये जो बी रहता ना, ये रहता है इफेक्टिव वॉल्यूम। इफेक्टिव वॉल्यूम का मतलब एक तो ये गैस मॉलिक्यूल्स प्लस इसके बीच में जो स्पेस रहती ना, ये जो जगह है, ये वाली स्पेस है, वॉइड्स, इन सब को मिला के उसको कहते हैं हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी बी जो है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, या मैं कहूँगा इसको ये है इफेक्टिव वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम। और इफेक्टिव वॉल्यूम जो रहता है इसका, किसी गैस मॉलिक्यूल्स का, वो एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम्स ज़्यादा रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं बी लिखूँ, बी वो बराबर होगा 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तब जाके बी बनेगा, यानी एक मॉलिक्यूल का जो बी है इफेक्टिव वॉल्यूम जो है, दैट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। मान लीजिए ये एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का इतना, और इसका जो 4 टाइम्स आएगा वो ऑलमोस्ट इतना आएगा। तो ये एक्चुअल वॉल्यूम है इतना, लेकिन ये वाला जो वॉल्यूम है पूरा वॉल्यूम, इसको मैं कहूँगा ये इफेक्टिव वॉल्यूम है, यानी बी वॉल्यूम। क्लियर, इसमें सब स्पेस वगैरह सब कैलकुलेट होते हैं। अगर मैं कहूँगा एन मोल्स के लिए, या मैं कहूँगा 1 मोल के लिए, ये फॉर 1 मॉलिक्यूल है, फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो B इज इक्वल टू आएगा 4 Na टाइम्स V। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। बात मेरी समझ लेना। अभी हम A और B पे बात कर रहे हैं, यूनिट्स हमने बात की, और इसका मैंने आपको बताया कि इसका जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा B का, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम B की बात कर रहे हैं, यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की, और मैंने आपसे कहा कि B इज इक्वल टू 4 टाइम्स Na ऑफ V। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, और V इज वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर मैं गैस मॉलिक्यूल ले लूँ, गैस मॉलिक्यूल वो ले लूँ स्फेरिकल, स्फेयर का वॉल्यूम कितना रहता है,
4/3 पाई आर क्यूब के बराबर रहता है ना। तो मैं लिखूंगा फिर बी जो बराबर आएगा वो आएगा 4 इंटू NA 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये याद रख लेना, ये है बी का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ये होगा इतना। अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बी। ठीक है, मैं लिखूंगा यहां पर सिग्निफिकेंस ए की सबसे पहले लेंगे। ए क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स। देखो ए जो है ना ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है, याद रखना, अट्रैक्शन यानी ए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन। वॉन डर वाल्स अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वहां पे, या वहां पे जो पोलैरिटी रहती है, जितना पोलैरिटी ज्यादा रहेगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। इसी तरह से ये डिपेंड करता है मोलर मास पे, जितना मोलर मास मॉलिक्यूल्स में ज्यादा रहेगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। इसी तरह से ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? यानी ए जो है ना, ए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी, मोलिकुलर मास और सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 2 गैसेस हैं या 3 गैसेस हैं। सपोज मैं पूछता हूं ए इज ग्रेटर फॉर, एक दिया मैंने आपको NH3, दूसरा दिया मैंने CO2। देखो NH3 जो है ना ये पोलर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब NH3 का ज्यादा होगा। अब अगर मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड और O2, तो इन दोनों में किसका है? इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू O2, क्योंकि इसका मोलर मास भी ज्यादा है और इसकी पोलैरिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर मैं कहूं SO2 और CH4, तो आप क्या कहेंगे कि SO2 का ज्यादा है, क्योंकि SO2 जो है ना, SO2 ये है पोलर, इस तरह रहता है, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव पोल, जबकि मीथेन जो है ना ये नॉन पोलर है। बात समझ में आ गई? तो आप मॉलिक्यूलर मास पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं, पोलैरिटी पे भी निकाल सकते हैं। अब सपोज मैं आपसे कहूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें सबसे ज्यादा ए किसका होगा? तो आप कहेंगे जनाब ब्रोमीन, आयोडीन का, क्योंकि डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। राइट? शाबाश। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जनाब आप बताओ मुझे, सपोज मेरे पास में ब्यूटेन है, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, ये है N ब्यूटेन, और दूसरा ब्यूटेन है मेरे पास में ये CH3 CH CH3, ठीक, और यहाँ पे CH3 आइसोब्यूटेन। ये वाला जो ना ये लीनियर है, इनका मास वगैरह सेम है, तो मैं बोलूंगा कि सभी के सभी नॉन पोलर हैं, लेकिन इन दोनों में एक चीज अलग है। लीनियर का जो सरफेस एरिया है SA वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड, इसका सरफेस एरिया कम रहता है। अब आपको मैंने ऊपर बताया कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसमें वॉन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होगी, वॉन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो A ज्यादा होगा। समझ में आया ना? तो इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा तो वॉन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा, वॉन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा तो A ज्यादा। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। तो इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जब इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगी। समझ में आया ना? तो मैं ये कहूंगा कि A जो है ज्यादा जब होगा तो लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगी। तो मैं ये कहूंगा फिर लिक्विफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, जिसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा वहां पे लिक्विफिकेशन ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब यहां पे देखते हैं, अब सिग्निफिकेंस ऑफ B देखते हैं, B का देखते हैं क्या हाल चाल है। B
देखो यार, बी जो है ना, बी ये बेचारा ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी ये साइज पे डिपेंड करेगा। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज। ठीक, अब साइज जिस मॉलिक्यूल का ज्यादा उसका बी ज्यादा, उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा। अब हमारे पास में सपोज एक है क्लोरीन और दूसरा है फ्लोरीन, इन दोनों में से बी किसका ज्यादा है? बी इज लार्ज फॉर, ये हमारा क्वेश्चन है किसके लिए? इन दोनों में साइज इसका ज्यादा है ना, मैं कहूंगा ये इसका ज्यादा, क्लोरीन का ज्यादा, फ्लोरीन का कम। अच्छा, आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन का ज्यादा, ब्रोमीन का कम होगा, राइट। इसी तरह से CH4 और CH3, इन दोनों में से किसका साइज ज्यादा? इसका ज्यादा, तो इसका मतलब बी भी इसका ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा उसका बी ज्यादा। यहां तक क्लियर है? शाबाश। अब मैं आपसे और एक चीज पूछूंगा। सपोज मेरे पास में यही ब्यूटेन है, CH3, CH2, CH2, CH3, दूसरा यहां पे CH3, CH3, CH3 और H, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन एक नॉर्मल है, तो इसका साइज जो है ना, ये नॉर्मल वाले का बड़ा रहता है, लीनियर का बड़ा साइज रहता है, याद रखना, सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। और जो ब्रांचेड रहता है उसका सरफेस एरिया कम रहता है, ये बात याद रखना हमेशा के लिए, उसका साइज भी कम रहता है। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे जो बी है वो लीनियर का ज्यादा होगा, ब्रांचेड का कम होगा। इतना याद रख लेना, इतना याद रख लेना। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। अब आप लोगों से लास्ट पे क्वेश्चन है, लिक्विफिकेशन जो है, लिक्विफिकेशन, मैं बोलूंगा ये अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ए ज्यादा है ना, यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो लिक्विफिकेशन क्या होगी? कम। समझ में आना? अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो लिक्विफिकेशन ज्यादा। समझ में आया? इस तरह से लिक्विफिकेशन कब ज्यादा होती है? जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, और कम कब होती है? जब हम प्रेशर कम करते हैं। तो मैं ये कहूंगा ये दोनों टर्म्स जो हैं, these are directly proportional to pressure but inversely proportional to temperature. क्लियर? और एक चीज, अगर मैं Z यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखूं, जहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नेगेटिव आता है वहां पे लिक्विफिकेशन ज्यादा होती है, और जहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पॉजिटिव आता है वहां पे लिक्विफिकेशन कम होती है। इसका मतलब अगर लिक्विफिकेशन ज्यादा हो गई, ए ज्यादा हो गया, तो यहां पे Z जो है, Z कम हो जाएगा, यानी Z जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, जब लिक्विफिकेशन ज्यादा होती है ना। तो ये बहुत ही इजी है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब इसकी जो ड्रॉबैक्स वगैरह है और एप्लीकेशंस वान डेर वाल्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए फिलहाल बाय।